जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट का सबसे लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। वही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले हैं, तो वो सब आप अच्छे से देखो। बीच में मैंने कुछ लेक्चर्स जूम पे लिए हैं, उसको भी अच्छे से देखिए। ट्रांसफार्मर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टॉपिक है और प्रीवियस चैप्टर से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ये होता है कि अ ट्रांसफार्मर इज ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या कह सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट इनटू हायर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। कहने का ये मतलब है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हायर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मीन्स इट कन्वर्ट्स लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट। हायर करंट पे लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से हायर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लोअर करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और क्या है ट्रांसफार्मर का, ये देखिए मतलब ट्रांसफार्मर कैसा होता है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन। तो एक यहाँ पर देखिए, ये जो है येलो कलर का, ये सारा आपका मेटेलिक सीट है ये सब। ठीक है, और ये मेटेलिक सीट है, और इसमें एक दिस इज प्राइमरी कॉइल, पी इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। आफ्टर दैट आपका इसमें एक सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग सभी जानते हैं कि दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, और इधर लोड होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में देखिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, इस डिवाइस को एसी चैप्टर में क्यों रखा गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज पे फंक्शन नहीं करता है। ये किस पे फंक्शन करता है, एसी वोल्टेज पे फंक्शन करता है, इसलिए हम लोग इसको एसी में रख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। मतलब प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट देंगे तो ये आपका मेटेलिक आयरन कोर है, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा। तो चूंकि एसी करंट है तो फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा, तो इस कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने सप्लाई किस में दिया था, प्राइमरी में। सेकेंडरी में हमने कोई सप्लाई नहीं दिया था, सेकेंडरी में हमने लोड डाला है। लोड का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लगा सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, पंखा लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी एप्लियंसेस लगा सकते हो, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। So it is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to the change in current in the primary coil, and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. Okay, now theory, इसका थ्योरी क्या कहता है, यहाँ पर देखिए जैसे प्राइमरी कॉइल के लिए हमने लिखा, तो प्राइमरी कॉइल के लिए क्या लेंगे, ई पी जो होगा वो माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल यानी एन पी इंटू डी फाइव अपॉन डी टी। फॉर्मूला जानते हो ईएमएफ का होता था, फ्रेडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ई इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो जब हम प्राइमरी कॉइल के लिए लिखेंगे तो पी लिखेंगे, और जब सेकेंडरी के लिए लिखेंगे तो एस लिखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल के लिए देखिए ये आपका थ्योरी पहला। फिर नेक्स्ट उसी तरह सेकेंडरी कॉइल के लिए फिर हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई पी इक्वल्स टू माइनस एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी, और ई एस इक्वल्स टू माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। सो नाउ दिस इज कॉल्ड ई एस बाई ई पी। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ई एस बाई ई पी, अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका डी फाइव बाई डी टी और डी फाइव बाई डी टी, ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास क्या, और माइनस ऑफ एन पी बाई सॉरी माइनस ऑफ एन एस बाई माइनस ऑफ एन पी, ऐसा बचेगा। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एन पी बाई एन एस बाई एन पी। यानी कहने का ये मतलब है कि ई एस बाई ई पी इज इक्वल्स टू एन एस बाई
NP। अब देखो ये ES क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, EP क्या है, EMF इन प्राइमरी कॉइल, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो इसको हम लोग बोलते हैं K, एंड नाउ दिस K इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और कह सकते हैं इसको टर्न रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, NP/NS हो सकता है, या फिर ES बाई EP हो सकता है, या NS/NP हो सकता है। ठीक है, तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर। जाहिर सी बात है कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट निकल रहा है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल कब होगी, जब हमने जितना इनपुट दिया है और उतना ही आउटपुट अगर हमें मिले। जनरली होता क्या है, जो भी मशीन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो या मैकेनिकल मशीन हो, बहुत कम ही ऐसे मशीन होते हैं जिसका आउटपुट 100% होता है। यानी 100% आउटपुट का मतलब 100% एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर वो कहलाएगा जब इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर होगा, बट ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ES इंटू IS इक्वल्स टू EP इंटू IP। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ES/EP इक्वल्स टू IP/IS। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से IP जो है, यहाँ पर IP जो है करंट इन प्राइमरी कॉइल, एंड IS जो है वो करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो आप कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब हो गया ES/EP इक्वल्स टू IP/IS इक्वल्स टू NS/NP। यानी आप देख सकते हो कि जो EMF और करंट में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, ES/EP इक्वल्स टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, IP/IS, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, यानी जो प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में जो EMF होगा, ठीक है, वो प्राइमरी कॉइल पे डिपेंड करेगा, और प्राइमरी कॉइल में जो EMF होगा वो मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा वो प्राइमरी कॉइल के EMF पे डिपेंड करेगा। ये कहने का मतलब हुआ। सो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं ईटा, दिस इज कॉल्ड ईटा। सो ईटा इज कॉल्ड ES इंटू IS डिवाइडेड बाई EP इंटू IP। ठीक है, तो इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर ईटा इज 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो आपका 100% होती है। ठीक है, बट रियल लाइफ में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। हाँ, उसके आसपास हो सकता है, 90% हो सकता है, 70% हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यानी अगर सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा हो तो हम लोग उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल तो हम लोग इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। कहने का ये मतलब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, और स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका है। इसका मतलब ये है कि NS इज ग्रेटर देन NP, दैट इज K इक्वल्स टू K इज ग्रेटर देन 1, यानी ES इज ग्रेटर देन EP, देयरफॉर IS इज लेस देन IP। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है आपका। तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ये CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद देखिए एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो एनर्जी लॉसेस जो है वो क्या क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहला होता है आपका कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, जैसे ही हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम। मतलब ये जो आप कॉइल देख रहे हो ना, ये कॉइल एक्चुअल में क्या होता है, ये कॉपर के मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा, ये दिखने में थोड़ा सा कम लग रहा है, बट एक ट्रांसफार्मर में कम से कम 400 टर्न्स 500 टर्न्स होता है। तो 500 टर्न्स अगर लपेटेंगे कॉपर का तो इसका तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जैसे ही हम कोई भी रेजिस्टेंस है इसमें अगर हाई वोल्टेज सप्लाई हो रही है तो अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये रोकने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो होता है तो एक हीट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। तो वही चीज़ बताया गया है कि कॉपर लॉस इज हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम। जब उससे करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस्ड होता है जिसको हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। जो दूसरा, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर फॉर वाइंडिंग। अगर मोटा वायर यूज करेंगे तो कॉपर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ द फ्लक्स लॉस, फ्लक्स का भी लॉस होता है। इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट, सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड। कहने का ये मतलब है कि एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर के बीच जो कपलिंग होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच, इस कॉइल और इस कॉइल के बीच जो कपलिंग होता है वो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में जो होता है परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता। तो परफेक्ट नहीं होने के कारण क्या होता है, फ्लक्स कुछ लॉस हो जाता है जिसको हम लोग फ्लक्स लॉस कहते हैं। और इसको हम कैसे दूर करेंगे, सो लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल्स ओवर वन अनदर। मतलब एक कॉइल है, इसके ऊपर दूसरा कॉइल लपेटो तो इससे क्या होगा, लीकेज जो होगा कम होगा। और अगर फ्लक्स में लीकेज कम होता है तो लिंक बढ़ेगा तो मेरा फ्लक्स लॉस कम होगा। ओके, नाउ द थर्ड इज कॉल्ड आयरन लॉस। ठीक है, तो कितने लॉस हो गए, पहला हुआ आपका कॉपर लॉस, दूसरा हो गया आपका पहला कॉपर लॉस, दूसरा आपका हो गया फ्लक्स लीकेज, और तीसरा हो गया आपका आयरन लॉस। ठीक है, तो आयरन लॉस क्या होता है ये देखिए। आयरन लॉस दो प्रकार का होता है, एक होता है एडी करंट लॉस, ठीक है, और एक होता है आपका, कहाँ गया, हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस। तो हम लोग पहले एडी करंट लॉस को देखेंगे कि एडी करंट लॉस क्या होता है। व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द आयरन, कहने का मतलब आयरन के साथ जब बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो एडी करंट्स आर सेट अप विदिन इन टर्न्स प्रोड्यूस्ड हीट एंड एनर्जी इज वेस्टेड। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, एडी करंट प्रोड्यूस होता है सेटअप में और हीट क्या होता है, हीट एंड एनर्जी इज वेस्टेड। वेस्ट मतलब नुकसान होना या बर्बाद होना या खत्म होना। एडी करेंट्स आर, अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एडी करेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लेमिनेटिंग कोर इंस्टेड ऑफ सॉलिड आयरन। सॉलिड आयरन के जगह पर हम लोग लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सॉलिड आयरन ब्लॉक बिकॉज इन लेमिनेटेड कोर द एडी करेंट्स आर confined within the lamination and they do not get added up to produce larger current. So in other words their paths are broken instead of continuous ones. तो सिंपली देखो, आप इतना नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक लाइन जरूर लिखना पड़ेगा कि एडी करंट लॉस को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कि कोर लेमिनेशन करके हम लोग उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड आयरन के जगह पर कोर लेमिनेशन करके हम लोग उसको एडी करंट को ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए सॉलिड कोर है और ये यहाँ पर लेमिनेटेड कोर है। तो सॉलिड कोर में देखिए एक आयरन, यहाँ पर इस वाले केस में आयरन सीट इस्तेमाल किया गया और इसमें लेमिनेटेड कोर में देखिए अलग अलग किया गया। तो केस 2 में जिसमें लेमिनेटेड कोर है उसमें एडी करंट का लॉस कम होगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस कर्व में आपको पढ़ाया था बहुत पहले, इस टाइप का एक कर्व मैंने पढ़ाया था आपको ऐसा। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलते हुए ऐसे एक कर्व मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था। ठीक है, इस तरह का ऐसे, तो उसी से कुछ रिलेटेड है ये। ऐसे है आपका, ऐसे जाता है ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे जाता है। दिस कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। बट यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो क्या है, देखिए, व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड
द आयरन कोर इज मैग्नेटाइज्ड, जब ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो आयरन कोर जो होता है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है, एंड डीमैग्नेटाइज्ड रिपीटेडली ओवर द साइकिल एंड सम एनर्जी इज बीइंग लॉस इन द प्रोसेस, ठीक है। तो होता क्या है, जब ऑल्टरनेटिंग करंट जब पास करते हैं ट्रांसफार्मर में तो आयरन कोर जो होता है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड होता है फिर डीमैग्नेटाइज्ड होता है रिपीटेडली, ठीक है, लगातार होता है। तो इसमें क्या होता है, इस साइकिल में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, तो जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। तो वही आप याद करिए, मैग्नेटिज्म जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हिस्टेरेसिस कर्व बतलाया था आपको, ठीक है। तो वैसे बताया था जब करंट बढ़ती है तो कैसे मतलब आपका मैग्नेटाइजिंग पावर बढ़ता है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करंट घटाते हैं तो मैग्नेटाइजिंग पावर घटता है, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिस्टेरेसिस लॉस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग suitable material with thin hysteresis loop, ठीक है। मतलब यहाँ पर suitable material का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो thin hysteresis loop बनेगा, और जितना thin बनेगा उतना लॉस कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, ये जो लेमिनेटेड कोर होता है ये क्या होता है, वाइब्रेट करता है। तो some electrical energy is lost in the form of mechanical energy due to vibration of the core and humming noise due to magnetostrictions effect, ठीक है। तो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझिए, ज़्यादा आसानी होगा। कभी भी हम लोग ट्रांसफार्मर के नीचे जब खड़े होते हैं तो उस समय ना ट्रांसफार्मर से एक आवाज़ होती है, ठीक है, वो आवाज़ आता है ट्रांसफार्मर से। तो वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें जो कॉइल बाइंडिंग होता है तो उसका जो कोर होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है और उसी टाइप का आवाज़ हमें सुनाई देता है। तो इसको हम लोग, ये भी एक लॉस ही है, बट हम लोग इस लॉस को उतना ज़्यादा हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टाइटली पैक्ड हो जाए तो वो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस टॉपिक में आपको पढ़ना है एसी जनरेटर, जो कि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर कुछ सवाल मैं असाइनमेंट के रूप में दूंगा, उसको आप ये कर लेना, सॉल्व करना, और फिर जो डाउट होगा उसको व्हाट्सएप पे पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870184583। तो यहाँ पर देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो अब आप क्या करिए, पूरा अच्छे से रिवीजन करिए, और इसके साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।